नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। 5 दिसंबर को होने वाले मुजफ्फरपुर के कुर्नी विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर थम गया है। बीजेपी और महागठबंधन ने इस सीट को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी और जेडीयू उम्मीदवार के बीच ही मुख्य मुकाबला है। दरअसल अनिल सहनी की सदस्यता रद्द होने के कारण इस सीट पर चुनाव हो रहा है। महागठबंधन की तरफ से जदयू ने यहां से पूर्व मंत्री और 10 साल तक विधायक रहे मनोज कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है। वहीं भाजपा ने पूर्व प्रत्याशी केदार प्रसाद गुप्ता पर ही भरोसा किया है। इस विधानसभा सीट पर मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी की तरफ से नीलाभ कुमार के साथ ओवैसी के पार्टी के प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में हैं। 8 दिसंबर को कुर्नी विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आएंगे। प्रचार के आखिरी दिन कुर्नी उपचुनाव प्रचार में बीजेपी सांसद रवि किशन की एंट्री हुई। अभिनेता और बीजेपी सांसद रवि किशन ने नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को बर्बाद कर दिया है। बिहार में फिर से जंगल राज की शुरुआत हो गई। बिहार में बसने वाले लोग अब पलायन कर रहे हैं। इस दौरान रवि किशन ने कुर्नी में बीजेपी प्रत्याशी की जीत का दावा किया। सहयोगी प्रणव जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं पूरे यहाँ पर जो समीकरण बन रहा है, जिस तरीके से चुनाव प्रचार में दम लगाती हुई पार्टियां नजर आई हैं, चाहे बीजेपी हो या फिर महागठबंधन की तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। उन सब के बीच आज जब शोर थमा है चुनाव प्रचार का, ये शोर क्या कह रहा है? प्रणव, आज चुनाव प्रचार का शोर थम गया है, सभी ने पूरी ताकत झोंक दी है इस एक सीट को जीतने के लिए। अब जो ये चुनावी सन्नाटा है, या यूं कहें मतदान से पहले का जो सन्नाटा है, क्या कुछ वो इशारा कर रहा है? बिल्कुल, देखिए आज अंतिम दिन था और शाम 5 बजे चुनाव प्रचार कह सकते हैं कि थम गया है। और जो भी तमाम राजनीतिक दल ने बात करें, अगर वीआईपी की, एआईएमआईएम की, या फिर जदयू की, राजद की, बीजेपी की, तो सभी ने अपना पूरा दमखम लगा दिया था। जितने बड़े से बड़े नेता हों या फिर छोटे से छोटे नेता, सभी ने जाकर प्रचार किया, डोर टू डोर कैंपेन अभियान चलाया, हर एक घर जाकर एक लोगों से मुलाकात की, किस तरीके से चीजें होंगी, उन चीजों को लेकर के चर्चा हुई। और आज अंतिम दिन भी कह सकते हैं कि पूरी ताकत झोंकी गई। बीजेपी हो या फिर महागठबंधन, किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। और अब 5 तारीख को देखिए चुनाव होना है और 8 तारीख को परिणाम सामने आएंगे। तो जिस तरीके से प्रचार प्रसार चला और जिस तरीके से लोगों ने उत्साह दिखाया, तो भीड़ की अगर बात करें तो जो भी सभाएं हो रही थी, चाहे वो नीतीश कुमार की हो, तेजस्वी यादव की हो, या फिर कह सकते हैं कि बीजेपी की तरफ से आज चिराग पासवान गए थे प्रचार करने, रवि किशन गए थे, सभी में भीड़ काफी अधिक आई थी। तो लोग हर जगह दिख रहे थे। लेकिन देखिए रैली में काफी संख्या में लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन जब वोटिंग का समय होता है तो अंतिम समय में लोगों का वोट स्विंग होता है। और यही कारण है कि कोई एक पार्टी जीत जाती है और कोई एक पार्टी हार जाती है। लेकिन कुर्नी की बात करें तो जदयू के लिए सीट काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जदयू की आन की लड़ाई है। क्योंकि जो भी उपचुनाव हुए थे, 3 सीटों पर उपचुनाव हुआ, सबसे पहले बोचहा, फिर गोपालगंज, मोकामा, और राजद ने दोनों जगह उम्मीदवार दिया। और यहाँ पे बातचीत हुई थी, जदयू ने अपना उम्मीदवार दिया था। तो जदयू के लिए कहीं ना कहीं साख बचाने की बात है, इसलिए जदयू ने पूरा दमखम लगा दिया था। महागठबंधन के सभी नेताओं को लगाया गया, सभी को टास्क दिया गया, और सभी चीजें हो चुकी है। और एक तरह की रुझान की अगर बात करें तो 8 तारीख को सभी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से प्रचार प्रसार हुआ है कुर्नी की अगर बात करें तो सबसे अधिक वहां पे यादव, भूमियार और दलित समुदाय के लोग वहां पे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं वोटरों को मोटिवेट करने के लिए या फिर अपने ओर घुमाने के लिए नेताओं ने, पर देखा जाता है कि उपचुनाव में वो उत्साह नजर नहीं आता है जो मुख्य चुनाव में जनता को में उत्साह नजर आता है। लेकिन जिस तरह से चुनाव प्रचार हुआ है, जिस तरह से पार्टियों ने दम लगाया है, क्या जनता इस मतदान को लेकर काफी जागरूक नजर आ रही है? इस उपचुनाव को लेकर जागरूक है या उदासीन ही रहेगी? देखिए बिल्कुल आपने सही कहा कि उपचुनाव में अमूमन उतना उत्साह नहीं रहता। लेकिन जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, उपचुनाव हुए हैं, लगता ही नहीं कि उपचुनाव है, लगता है कि मुख्य चुनाव हो रहा है। क्योंकि गोपालगंज, मोकामा की बात करें, वहां भी धुआंधार चुनाव प्रचार हुआ, और जिस तरीके से चीजें सामने निकल कर आई थी, जिस तरीके से राजनीति हो रही थी, उससे यह लग ही नहीं रहा था कि उपचुनाव है। स्पष्ट लग रहा था कि मुख्य चुनाव चल रहा है। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जदयू किसी भी उपचुनाव में, चुनाव जदयू की तरफ से कोई उम्मीदवार ने नहीं लड़ा था, तो कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण था जदयू के लिए। और अभी महागठबंधन की सरकार है तो जदयू के साथ सभी तमाम लोग हैं।
सबसे बड़ी पार्टी बिहार में अभी राजद है, राजद के जो भी नेता हैं या फिर महागठबंधन के जो भी 7 घटक दल हैं, सभी के नेता जदयू के साथ हैं और सभी को टास्क दिया गया था। और यही कारण है कि जब जदयू या फिर महागठबंधन धुआंधूर प्रचार करेगी, पूरा दमखम लगाएगी, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी भी अपना पूरा दमखम लगाएगी, क्योंकि बीजेपी सरकार में थी, सरकार टूटी, अब विपक्ष में आ गई है। तो बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, एक एक सीट बीजेपी जीतना चाहती है ताकि वो फिर से बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन जाए। यही कारण है कि अब जो भी बिहार में उपचुनाव हो रहे हैं उसमें काफी जो मुकाबला है वो दिलचस्प हो जा रहा है और लग ही नहीं रहा इस तरीके का कि उपचुनाव है। यही कारण है कि उपचुनाव में भी चुनाव प्रचार की बात करें या फिर जो भी चीजें हो रही है वो काफी मुख्य चुनाव तरीके से हो रही है। प्रणव, इस बीच रवि किशन जो स्टार प्रचारक के तौर पर उनकी एंट्री हुई है, काफी आरोप उन्होंने लगाया नीतीश सरकार पर। तो देखिए, पटना पहुंचते ही उन्होंने बिहार सरकार पर हमला किया, निशाना साधा, पटना एयरपोर्ट पे भी जमकर बरसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर और पुरानी बातें उन्होंने कही कि अब बिहार में फिर से जंगल राज आ गया है और जिस तरीके से पहले चीजें थी राजद के समय में उस तरीके से चीजें फिर से वापस लग गई। एयरपोर्ट पे भी जैसे ही वो उतरे नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला, बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला और कुडनी भी जब गए थे प्रचार के दौरान वहां पे भी जमकर नीतीश कुमार पे बरसे, महागठबंधन की सरकार पे बरसे और तमाम बातें उन्होंने बताई कि किस तरीके से पहले उद्योग नहीं लग रहे थे बिहार में। अभी भी स्थिति वही हो गई है। जब बीजेपी की सरकार थी यानी कि एनडीए की सरकार थी तो शहनवाज हुसैन ने काफी पहल की थी, उद्योग काफी संख्या में लग रहे थे, इन्वेस्टर्स बड़े बड़े बिहार आ रहे थे, लेकिन अब फिर से पूर्व की तरह ही बिहार कह सकते हैं कि लौट रहा है, जो उन्होंने आरोप लगाया बिहार सरकार पे। इस बीच प्रशांत किशोर की भूमिका को किस रूप में देख रहे हैं प्रणव, क्योंकि वो भी जन स्वराज यात्रा के बहाने नीतीश और आरजेडी गठबंधन की सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं और उनका ये प्रचार, उनका ये जन स्वराज, उनकी ये जन स्वराज यात्रा कुर्नी उपचुनाव में कितना असर डाल सकती है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि प्रशांत किशोर फिलहाल किसी भी राजनीतिक दल को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो जन स्वराज यात्रा कर रहे हैं, लेकिन जहां भी सभा में जा रहे हैं हमला सिर्फ और सिर्फ बिहार सरकार पर, खासकर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर बोल रहे हैं हमला। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि बीजेपी पर अभी तक उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई बयान नहीं दिया। कहीं भी जाते हैं, गांव में जो भी समस्या होती है उसको ट्वीट करते हैं या फिर उसको लेकर के बयान देते हैं, बिहार सरकार पर हमला साधते हैं, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर हमला साधते हैं। और जो भी उनके बयान अगर बात करें पिछले 1 से 1.5 महीने में लगातार आ रहे हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हमला जो है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पे हो रहा है। देखिए, एक और चीज है, अगर हम बात करें AIMIM की तो वो भी कहीं ना कहीं एक फैक्टर है और नुकसान कहीं ना कहीं महागठबंधन को पहुंचा रहा है, क्योंकि हमने देखा जिस तरीके से गोपालगंज और मोकामा में उनका परफॉर्मेंस रहा, अंतिम समय में उन्होंने उम्मीदवार उतारा और करीब 10,000 के आसपास वोट आ गए, तो वो भी कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट है। और देखिए, कुडनी की बात करें तो वहां पे भी AIMIM चुनाव लड़ रही है, VIP भी है, तो निश्चित तौर पे जो वोट हैं वहां भी कटेंगे और उसका खामियाजा निश्चित तौर पे महागठबंधन को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि बीजेपी पे कोई हमला नहीं बोल रहा है। बीजेपी कह सकते हैं कि बीजेपी पे कोई हमला नहीं बोल रहा है, लेकिन एक तरह से कहा जाए कि बीजेपी को सपोर्ट मिल रहा है, बैक सपोर्ट मिल रहा है। और यही कारण है कि जदयू के जो तमाम नेता हों या फिर महागठबंधन के तमाम नेता हों वो लगातार इस तरीके की बातें करें। प्रशांत किशोर हों या फिर AIM, सभी बी टीम है और लगातार बीजेपी के लिए काम कर रही है। जैसे चलिए, शुक्रिया प्रणव इस तमाम जानकारी के लिए। तो न्यूज़ 22 को अब कुर्नी की जनता से अपील करता है कि आप इस चुनाव के भागीदार जरूर बने, इस मतदान में हिस्सा लें और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें ताकि आप अपने मनपसंद प्रत्याशी को चुन सकें। बढ़ते हैं आगे। बिहार में शराबबंदी से 20,000 करोड़ रुपए के नुकसान की भरपाई आम जनता से वसूली जा रही है। जन स्वराज पदयात्रा के दौरान पूर्वी चंपारण के भवानीपुर गांव में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि शराबबंदी की भरपाई बिहार की आम जनता से डीजल पेट्रोल के माध्यम से की जा रही है। बाकी अन्य राज्यों के मुकाबले बिहार में पेट्रोल डीजल की कीमत ज्यादा वसूली जा रही है। किसानों की बात पर चर्चा करते हुए कहा कि जनता धान 2,040 रुपए की बजाय 1,400 से 1,500 रुपए बेच रही है, जिसका नतीजा ये है कि लोगों को अपना कर्ज चुकाने के लिए अपनी जमीन बेचनी पड़ रही है। बंद होने से, शराबबंदी लागू होने से आपका हमारा बिहार जैसे गरीब राज्य का हर साल 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। आप 20,000 करोड़ के भरपाई करे खातिर रउआ से हमरा से डीजल पर पेट्रोल पर 9 रुपया, 10 रुपया, 12 रुपया यूपी के मुकाबले ज्यादा वसूला था। रउआ रोज जब तेल भरावतानी, रउआ जब खेती करतानी तो डीजल पर 9 रुपया ज्यादा देतानी। का है
कि नीतीश कुमार शराबबंदी लागू कैले बान, होम डिलीवरी वाला शराबबंदी। अफसर वही लूटे में लागल बड़ा सन शराबबंदी से। रउआ के शराबबंदी के नाम पर रउआ से लूट हो रहा बा, पेट्रोल में, डीजल में। रजिस्ट्री करावे रउआ जाता नहीं तो बिहार में सबसे महंगा पैसा उजे लागल। खेती किसानी कर रहा बा, हम आवत 7 दिन चलत हो गई तो कोई एक वृद्ध सज्जन भेटाई रहन तो कैसे पूछनी का चाहिए बताई कि चंपारण में तो इतना बढ़िया खेती बा, जमीन इतना उपजाऊ बा, चप्पा चप्पा पर खेती बा, किसान के हालत क्या बा? तो कहलन के भैया किसान के तो हालत के बातें मत करी। पहले हमने के खेती किसानी होत रहे तो पेट काट के सतुआ खा के 2-4-5 वर्ष में 1-2 कट्ठा जमीन खरीदात रहे। अब हालत ये बा कि जे खेती किसानी करता, अगर ओकरा घर में कोई नौकरी करे वाला नहीं है, बेटी के बियाह लाग गई, कोई घर में बीमार पड़ गई तो उनका 2-4 कट्ठा जमीन बेचाइए जाए के बाद ना बात क्या है। अब रउआ बात के समझी, रउआ यूरिया 277 रुपए के खरीदता नहीं 500, 600, 800 में, डीएपी पर और पोटास पर 500 रुपया, 800 रुपया ब्लैक देता नहीं, डीजल पर 9 रुपया लीटर ज्यादा देता नहीं। और अभी धान रउआ कटले होकर चाहे कभी कटाई होता, 2040 के धान रउआ बेचता नहीं 1400 में, 1500 में। राउत खेत बेचाई ना तो खेत खरीदा